गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग साइंस का क्लास चालू करेंगे 10th क्लास में। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम सिलेबस एक बार देख लेते हैं। सिलेबस में सबसे फर्स्ट यूनिट में जीवों का विकास है, सेकंड में अम्ल क्षार एवं लवण है, थर्ड में ऊष्मा और ताप है। उसी प्रकार से पूरा 18 आपके टॉप चैप्टर है जो लास्ट में ऊर्जा का स्वरूप और स्रोत है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे? जीवों का विकास। अध्याय 1 में क्या है? जीवों का विकास है। बच्चों, आप सभी देखते हैं कि आपके आसपास बहुत सारे जीव जंतु, जैसे यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया है ना, बहुत सारे जीव जंतु। तो यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है उसको हम डेली नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिसको हम लोग डेली देखते हैं, जैसे कि गाय है, बिल्ली है, कुत्ता है, बहुत सारे बर्ड्स है जिसका अवलोकन हम लोग या जिसको हम लोग रेगुलर देखते हैं। लेकिन कुछ जीव जंतु ऐसा है जिसको हम लोग या तो टीवी के माध्यम से देख पाते हैं या कभी जू घर जाके देख पाते हैं, है ना। और कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिसको हम देख ही नहीं पाते, केवल हम उसके बारे में जानते हैं कि डिस्कवरी के माध्यम से या न्यूज चैनल के माध्यम से। ऐसा जीव जंतु जिसको हम केवल अभी सुन रहे हैं न्यूज के माध्यम से या डिस्कवरी के माध्यम से, जिसको जान रहे हैं, लेकिन हम उसको अभी तक देखे नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? विलुप्त प्राय प्राणी। विलुप्त प्राणी विलुप्त हो चुकी है। जो पहले उसका एक युग चला है, पहले के ज़माने में ऐसा जीव जंतु पाया जाता था, लेकिन अब वो जीव नहीं है। एक नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जैसे कि डायनासोर, है ना। डायनासोर का नाम आप सभी ने सुने ही होंगे, जो एक समय में उसका युग होता था, लेकिन अब वो नहीं पाया जाता है। वो छत्तीसगढ़ के जबलपुर के पास लमेटा घाट में पाया जाता था, लेकिन अब उसकी अवशेष ही शेष बच गई है, जिसके माध्यम से हम उसके बारे में जानते हैं। तो क्या बच्चों आप लोगों को लगता है जिस समय डायनासोर था उस समय केवल डायनासोर ही एनिमल्स रहा होगा, कि उसके साथ साथ और कई प्रकार के जीव जंतु रहे होंगे? और कई प्रकार के जीव जंतु रहे होंगे ना, जैसे है शैवाल है, फर्न है, मांस है, साइकस है, बहुत सारे बर्ड्स है, वर्मी है, तिलचट्टा है, बहुत सारे और जीव जंतु है जो उस समय थे। लेकिन वर्तमान में उनके भी शारीरिक परिवर्तन आए हैं, उनमें भी शारीरिक। डायनासोर तो पूर्ण रूप से विलुप्त ही हो चुका है, लेकिन और जो जीव जंतु बचे हैं उसमें बहुत सारी शारीरिक परिवर्तन आया है। क्या होता है, जैसे जैसे समय गुजरते जाता है वैसे वैसे ही जीव जंतुओं के शारीरिक संरचना में परिवर्तन आता है। डायनासोर के समय में एक वर्मी नामक प्राणी था, जैसे यहाँ के डायग्राम में दिखाया गया है। ये क्या है, जो अ में दिख रहा है वो प्राचीन वर्मी है, एनिमल्स है ये, और ये वर्तमान में पाए जाने वाला वर्मी है। तो देखो, जो प्राचीन वर्मी है उसकी शारीरिक संरचना देखो, और वर्तमान में जो वर्मी है उसकी शारीरिक संरचना देखो। डायग्राम से ही स्पष्ट पता चल रहा है। इसकी जो शरीर है विशालकाय है और ये बहुत छोटा है, जैसे हमारे घर में चूहा छुछुंदर घूमते हैं उसी प्रकार से। तो आप अब यहाँ पे एक बात सोचिए कि पहले ये विशालकाय था लेकिन अब ये छोटा हो गया, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये है कि प्राचीन समय में जो जीव जंतु थे उसके लिए भोजन की पर्याप्त अवस्था थी। डायनासोर जिस समय था उस समय डायनासोर के लिए आवास, भोजन और प्राकृतिक वहाँ पर वातावरण इतना अच्छा था कि वो उस समय जीवित था। लेकिन धीरे धीरे हो सकता है प्राकृतिक कुछ ऐसी घटनाएं घटी होगी, कुछ आपदाएं आई होगी, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, कुछ भी हुआ होगा जिसकी वजह से अब वो क्या हो गया, विलुप्त हो गया। उसकी कोई प्रजाति उस घटना के बाद जीवित नहीं रही। उसी प्रकार से जैसे वर्मी आप देखें ना, अब उस समय जो भोजन उनको मिलता रहा होगा वो भोजन उसके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ होगा, उसके लायक ना भोजन मिल रहा है, ना ही वातावरण मिल रहा होगा, ना ही उसके लायक आवास मिल रहा होगा। इसी कारण से उसकी शारीरिक संरचना जो है क्या होती गई, छोटी होती गई। फिर देखते हैं हम जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव। देखते हैं बच्चों कि कुछ जो जीव जंतु है वो बहुत अधिक संख्या में बढ़ रही है और कुछ जीव जंतु है वो बहुत ही संख्या में कम होते जा रही है। जैसे हम अपने आस ही पास में देखते हैं गौरैया जो चिड़िया होती है,
वो चिड़िया की संख्या अब कम हो गई है। कौवा जो है पहले बहुत अधिक मात्रा में दिखता है लेकिन अब नहीं दिखाई देता। टाइगर है, बाघ है, वो पहले बहुत अधिक संख्या में था लेकिन अब उसकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। लेकिन मानव जो है, मनुष्य है, उसकी संख्या बहुत अधिक होते जा रही है। तो ये बहुत सारे जीव जंतु की संख्या कम होना और बहुत सारे जीव ऐसे हैं जैसे मनुष्य ही, उसकी संख्या अधिक होने का कारण क्या है? तो उसका कारण ये होता है कि बहुत सारे जीव जंतु वातावरण के जो प्रतिकूल वातावरण होता है, जो वातावरण उसके लायक नहीं रहता, जैसे अधिक बाढ़ आ गया या अधिक ठंडी आ गई, तो बहुत सारे जीव जंतु क्या होती है, वो वातावरण जो परिवर्तन होता है उससे वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता और वो खत्म होते जाता है। इसी कारण से उसकी प्रजाति खत्म होती जाती है। लेकिन बहुत सारे जीव ऐसा है जो अपने आप को उस वातावरण से बचा के रख लेता है और उस वातावरण में वो अपने जीवन को आगे बढ़ा लेता है। उसी प्रकार से मनुष्य है, तो मनुष्य अपने आप को सुरक्षित, जैसे होता है ना, ज़्यादा ठंडी आती है तो हम ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहन लेते हैं, शाल ओढ़ लेते हैं, आग जला लेते हैं, पानी अधिक गिर रहा है तो हम छतरी लेके चलते हैं या घर में रहते हैं, तो अपने आप को हम सुरक्षित रख लेते हैं। और बहुत सारे जीव जंतु है वो अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाता है, इसी कारण से क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाती। लेकिन अधिक संख्या में जब मनुष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो क्या खाद्य संसाधन है वो उसकी पूर्ति होते रहेगी? खाद्य एनिमल्स, जो भी जंतु है, जो भी एनिमल्स है, उसकी संख्या बहुत अधिक बढ़ते जाएगी और खाद्य संसाधन सीमित में है, तो क्या वो खाद्य संसाधन उसकी पूर्ति हो पाएगी? नहीं ना। तो उसको इस ग्राफ के माध्यम से बताया गया है, जैसे खाद्य आपूर्ति और अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि। यहाँ पर देखो, खाद्य एक सीमित लाइन में गया है, मतलब खाद्य का ग्राफ नीचे है और जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो खाद्य संसाधन सीमित रहेगा और जनसंख्या तेजी से बढ़ेगा तो क्या है, वो पूर्ति नहीं होगी और मानव में ही प्रतिस्पर्धा चालू हो जाएगी खाद्य संसाधन के लिए। फिर आगे हैं बीगल का सफ़र और डार्विन का अनुभव। देखो, बहुत सारे जीवों में जब प्रतिस्पर्धा होती है, बहुत सारे खाद्य संसाधन की कमी हो जाती है, आवास की कमी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें वैसी है जो प्राकृतिक का वातावरण डगमगा जाता है। तो यही से सब चीज़ों की जानकारी लेने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कुछ अवलोकन किए हैं, जिनमें से चार्ल्स डार्विन नाम की जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बीगल नामक जहाज में एक सफ़र स्टार्ट किया। उन्होंने 27 दिसंबर 1831 से सफ़र शुरू किया और 2 अक्टूबर 1836 को वो सफ़र खत्म किया। उन्होंने बीगल नामक जहाज में इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी के महाद्वीपों का बहुत सारे जो समुद्र है उसका सफ़र किया और बहुत सारे जीव जंतुओं का अवलोकन किया। फिर जब उन्होंने सफ़र ख़त्म किया तो उन्होंने अपनी अवलोकन का एक सारणी बनाई, उन्होंने अपने सिद्धांत दिया। डार्विन ने जब अपना पूरा सफ़र 5 साल में ख़त्म किया, 27 दिसंबर 1831 को शुरू की और 2 अक्टूबर 1836 को उन्होंने अपनी सफ़र को ख़त्म किया। फिर डार्विन का अवलोकन, मतलब उन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। देखो, उन्होंने सिद्धांत क्या किया, उन्होंने मुख्य 5 प्रकार के सिद्धांत दिए, जिसमें पहले में उन्होंने कहा कि समुद्र के उन्होंने बहुत सारे पानी का नमूना एकत्रित किया, समुद्र के अंदर बहुत सारे जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल है, उसका अवलोकन किया। देखते हो ना आप लोग, जल में भी कई प्रकार की जीव जंतु रहती है, जैसे जली घास है, टिड्डे हैं, उसको मेढक खा रहे हैं, फिर मेढक को मछली खा रहे हैं, मछली को जली सर्प खाते हैं। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला उसमें बनती जाती है। और यहाँ पर यह है कि हर तरह ही संघर्ष है। तो संघर्ष का मतलब क्या होता है, देखते हैं कि जल में भी बहुत सारे, एक मछली जो होती है कई लाख अंडे देती है, तो क्या सभी अंडे उस से मछली बन पाती है और वो जीवित रह पाती है? नहीं ना। उसमें से लाखों अंडे में से कुछ ही मछलियाँ बन पाती है और उस मछलियों में भी क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है और उसमें प्रतिस्पर्धा में जो अधिक ताकतवर होती है वही अपना जीवन को स्थापित कर पाती है। फिर उन्होंने कहा कि उष्णकटिबंधीय जंगलों के विविध प्रकार के प्राणियों और उनके
आवास का अवलोकन किया। जो जंगल होते हैं वहाँ की प्राणी और उसके आवास का उन्होंने अवलोकन किया। जंगली जीवों में भी भोजन के लिए, आवास के लिए क्या होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। फिर उन्होंने पहाड़, चट्टान, समुद्र के जीवाश्मों का, भूकंप के अनुभव भी लिए उन्होंने, ये सब का उन्होंने अवलोकन किया। फिर रेतीली समुद्री किनारों में गए, ऊंची चट्टानों, समुद्रों का अवलोकन किया। लास्ट में उन्होंने विशालकाय विलुप्त स्तनधारी, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डायनासोर है, सरीसृप है, विभिन्न जीवाश्म का उन्होंने अध्ययन किया। साथ ही साथ जीवों की विभिन्नता और समानता भी उन्होंने अध्ययन किया है। विभिन्नता क्या होती देखते हैं, बहुत सारे जीव है लेकिन सभी जीवों की शारीरिक संरचना है, उसका आकार है, आकृति है, उसमें भिन्नताएं पाई जाती है, उसी को विभिन्नताएं कहते हैं। लेकिन विभिन्नताओं के साथ साथ बहुत सारी समानताएं भी पाई जाती है, उसका अध्ययन हम आगे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, जिसको आप अपने विज्ञान की कॉपी में लिखकर मुझे दिखाएंगे, सेंड करेंगे। थैंक यू।